बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एमडी कैट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये जो चारों यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। 54 एमसीक्यूज़ हैं ये जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने ध्यान से सुन लेना है और समझ लेना है। 3 चार्जेस Q, Q and 4Q are placed in a straight line of length L at points distances 0, L by 2 and L respectively from one end. In order to make the net force on the Q 0, the charge capital Q must be equal to। देखें क्वेश्चन को पहले तो समझा करें ना, अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को गौर से समझा करें। उसने तीन चार्जेस लिए हैं। एक चार्ज है Q, अच्छा, दूसरा चार्ज है कैपिटल Q और तीसरा चार्ज है बच्चों 4Q। उसने इन तीनों चार्जेस को किस में लगा दिया है? उसने बच्चों इन तीनों चार्जेस को सीरीज में, मतलब ऐसे एक लाइन में लगा दिया। ऐसे ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर बच्चों ये तीन चार्जेस पड़े हुए हैं। अच्छा, अब अगली बात ये कहता है इस लाइन की जो टोटल लेंथ थी, ठीक है, जो टोटल लेंथ है इस लाइन की यहां से यहां तक, वो है L, और ये जो Q चार्ज है, यानी ये टोटल लेंथ है इसकी L, Q चार्ज जीरो लेंथ पे पड़ा हुआ है। ये जो Q से ये कैपिटल Q है ये L बाय 2 पर पड़ा हुआ है, और ये Q और ये 4Q जो है ये डिस्टेंस L के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ये जो उसने बोला वो मैंने डायग्राम में पुट कर दिया। अब कहता है कि अगर हम इस Q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स को जीरो करना चाहते हैं, अगर हम इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स को जीरो करना चाहते हैं, तो ये जो कैपिटल Q चार्ज है इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इस Q चार्ज के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाए। अब एक बात तो आपको पता है बच्चों कि जो इस Q चार्ज के ऊपर जो इस वक्त फोर्स लग रही है वो ये चार्ज भी लगा रहा है, वो ये चार्ज भी लगा रहा है। तो क्यों ना मैं लिख दूं कि नेट फोर्स ऑन Q जो लग रही है किस किस की वजह से, ड्यू टू कैपिटल Q एंड 4Q, इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स लग रही है, मैं उस फोर्स को लिखने लगा हूं F इज इक्वल टू K। अच्छा, पहले वाले की जो फोर्स होगी मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूं Q ओवर जो डिस्टेंस है इसके दरमियान में वो L बाय 2 का होल स्क्वायर है, जमा K कॉमन आ गया होगा ना इस पहली वाली फोर्स का, फिर दूसरी वाली फोर्स का भी K कॉमन चला गया, अंदर बच गया Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय, बल्कि आप देख रहे इस चार्ज को बना रहे हैं ना, सॉरी, यहां पर फिर ये बनेगा 4Q का स्क्वायर। एक ये देखें, अब इस चार्ज, जब इस चार्ज और इस चार्ज को देखा था तब तो L बाय 2 पुट किया था। अच्छा, इस चार्ज और इस चार्ज को देखेंगे तो 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाय जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, L स्क्वायर। तो लें जी, इस Q चार्ज के ऊपर इस चार्ज की और इस चार्ज की मैंने कूलम्स फोर्स लिख दी है। अब यहां से अब आप लोगों ने क्या काम करना है बच्चों, थोड़ा सा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 4Q कैपिटल Q ओवर L स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेट फोर्स क्योंकि उसने बोल दिया कि वो जीरो करनी है, अच्छा अगर ये फोर्स आपने जीरो करनी है नेट फोर्स, तो ये K इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो 4Q कैपिटल Q ओवर L स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस 4Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। L स्क्वायर से कट गया, 4 इस 4 से कट गया, ये Q इस Q से कट गया, तो आपके पास जो बच्चों आंसर बचा वो Q इज इक्वल टू माइनस 4Q बच गया, सॉरी माइनस Q बच गया ना, 4 भी खत्म हो गया। तो अब Q इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा है, माइनस Q बचा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कैपिटल Q चार्ज है उसकी फिर कितनी वैल्यू होनी चाहिए, वो मस्ट बी इक्वल टू माइनस Q होना चाहिए। तो ये मुश्किल MCQ नहीं था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था जिसको आपने समझना था। इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज की फोर्स और इस चार्ज की फोर्स दोनों को हमने ऐड कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया, और नेट फोर्स को जीरो करके हमने कैपिटल Q निकाल लिया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट MCQ,
द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। और नेगेटिव साइन यहां पर क्या शो करता है कि E इज ऑलवेज अलोंग, E इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। नेगेटिव का साइन यहां पर ये शो करता है कि E इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब हमारे इस एमसीक्यू में बेसिकली उसने आपसे ये पूछा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है 2 पॉइंट्स के दरमियान में। तो आंसर है ब्रावो। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1 मीटर अपार्ट, अच्छा कहता है 2 चार्जेस हैं उनके दरमियान में जो फोर्स है जब वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे है तो 5 न्यूटन है। अगर वो डिस्टेंस उनके दरमियान में 0.25 मीटर का हो जाए तो कहता है अब फोर्स क्या होगी। पहली बात, कूलम्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अच्छा, अब डिस्टेंस 1 मीटर से आपने कितना कर दिया है 0.4 मीटर का मतलब है 1/4 मीटर, 0.25 का मतलब है 1/4 मीटर। आपने डिस्टेंस को 4 गुना कम किया है, तो बच्चों आप डिस्टेंस को अगर 4 गुना कम करेंगे तो जो फोर्स है वो 4 के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। तो जो न्यू फोर्स आएगी वो 16 टाइम्स जो है वो ओल्ड फोर्स आएगी। अब जो न्यू फोर्स है वो कितनी है, डिस्टेंस आपने क्या किया 1/4 किया ना, तो 1/4 का जब आप क्या लेंगे बच्चों स्क्वायर लेंगे तो वो 1/16 बनेगा। तो फोर्स जो है वो पहले से 16 गुना बढ़ गई है। तो अब यहां पर फोर्स यहां पर बढ़नी है 16 टाइम्स, है ना। मगर आप एक चीज पर गौर करें, जब भी आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को केयरफुली नहीं समझते, हम क्या करते हैं बस डेटा पढ़ा एमसीक्यू का आंसर देखा। जब आप एमसीक्यू की स्टेटमेंट को केयरफुली नहीं पढ़ते तो आपका एमसीक्यू गलत भी होने के चांस होते हैं। अगर अब आप थोड़ा गौर से देखें, उसने यहां पर क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज किया था, इफ ईच चार्ज इज मूव्ड बाय 0.25 मीटर, ना कि टोटल डिस्टेंस। यानी कि अगर ये 2 चार्जेस थे, ये 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए थे। अब अगर इस चार्ज को भी मैं 1/4 मीटर पास लेके आऊंगा, इस चार्ज को भी 1/4 मीटर पास लेके आऊंगा, तो जो टोटल डिस्टेंस बचेगा अब वो बच जाएगा टोटल 1/2 मीटर। इसका मतलब है 1/4 इसको लेके आए, 1/4 इसको लेके आए, तो पीछे क्या बचा 1/2 मीटर बचा। तो ये 1/2 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस आपको पता है अगर हाफ हो जाएगा, ठीक है, अब इस डिस्टेंस के लिहाज से निकालेंगे तो फोर्स जो है वो क्या करेगी, अगर ये डिस्टेंस हाफ होगा तो फोर्स जो है वो पहले से 4 गुना बढ़ जाएगी। अब पहली फोर्स कितनी थी 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। अब एमसीक्यू की स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से बच्चों गौर से सुना करें, समझा करें, उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व किया करें, पेन को कम चलाया करें। द जीरो फील्ड सपोर्ट फॉर 2 अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अगर तो चार्जेस, आप लोगों को अब ये लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में ये बात बताई गई है कि अगर 2 चार्जेस हों वो अनइक्वल हों, यानी कि एक 5 का है दूसरा 3 का हो गया, 2 का हो गया, और ऑपोजिट चार्जेस भी हैं। लेट्स सपोज एक 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दूसरा -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब दोनों चार्जेस अनइक्वल भी हैं और ऑपोजिट नेचर के भी हैं। तो आपको पता है जीरो फील्ड सपोर्ट, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान में तो कहीं पे भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपको पता है वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंड होती है। तो इनके दरमियान में तो कहीं नहीं जीरो होगी। हाँ, मगर इनको मिलाने वाली ये जो लाइन है सेंट्रल लाइन, इस लाइन के किसी एक साइड पर जीरो हो सकता है, जीरो फील्ड सपोर्ट। अब हम वो जीरो फील्ड सपोर्ट कहां पर शो करते हैं, छोटे चार्ज की अदर साइड पर शो करते हैं। तो 3 कूलम वाले ये जो स्मॉलर चार्ज होगा इसकी अदर साइड पर यहां पे कहीं पर जीरो फील्ड सपोर्ट की लोकेशन को कंसीडर किया जाएगा। तो हम क्या काम कहेंगे, हम कहेंगे बिटवीन द चार्जेस तो आएगा नहीं, ठीक है, बिटवीन द चार्जेस आएगा नहीं, एट मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस वो भी नहीं आएगा। तो बच्चों इसका मतलब है कि ये बनेगा ऑन अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। इसका आंसर क्या बनना चाहिए, ऑन अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। अब वो तो यहां पे ऑप्शन ही नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास नन ऑफ दीज की ऑप्शन तो मौजूद है, तो हम नन ऑफ दीज आंसर लगा देंगे। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है,
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, which points in the uniform electric field between the plates of the capacitor shown above lie on the same equipotential। कहता है बताएं इसमें कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन जो इक्विपोटेंशियल हैं। अब ऐसे एमसीक्यू में बच्चों आप लोगों को पता है कि देखें, अगर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होता है ये हमेशा डिक्रीज करता है। इसका मतलब है अगर पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तो एक प्रोटॉन को अगर यहां पे मूव करवा दिए, पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाया जाए तो वो जैसे जैसे नीचे आएगा उसका पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है वी पॉइंट पर उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा 1 पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2 पर और 4 पर इक्वल होगा, क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट्स का वो प्लेट्स से सेम है। और सबसे कम किस पॉइंट का होगा, 4 का होगा। तो इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल सेम है। तो बच्चों वो आप लोगों को नजर आ रहे हैं कौन से ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जिनका पोटेंशियल सेम है, वो 2 और 4 है। तो आपके एमसीक्यू का आंसर है 2 and 4 ओनली। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू नोड शोन इन द फिगर। देखें F इज इक्वल टू होता है क्यू नोड E, और जो E होता है आपको पता है उसका फार्मूला होता है V/D। अब क्यू नोड आपको दे दिया गया 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 10 माइक्रो कूलम। और उसके बाद जो V आपको दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लेते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी 10⁻⁻2 भी साथ आएगा। तो अब देखें ये तो बन गया 10 की पावर -5, ये 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय ये 10 इंटू 10 की पावर -2 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें -1 ये ऊपर जाएगा तो ये -1 जो ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो 20 इंटू 10⁻⁻4 बन जाएगा। और जो कि मजीद इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फिर उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज रॉन्ग, चार्ज इज कंजर्व्ड। अच्छा, उसके बाद ये तो बात सही है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यस, क्यू इज इक्वल टू एन ई, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। देयर इज नो फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट। नहीं, जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे होता है आपको पता है उसके गिर्द हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसका मतलब है ये वाली चीज गलत है। उसके बाद अब मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यस, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर था बच्चों चार्ली। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है अ पॉइंट चार्ज is surrounded symmetrically by 6 identical charges at a distance r as shown in the diagram. How much work is done by the force of electrostatic repulsion when the point charge at the center is removed to the infinity? कितना वर्क आपको करना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखें, अगर आप इस चार्ज को उठाकर कहां पर ले जाएंगे, चार्ज एट द सेंटर, अगर आप इस चार्ज को उठाकर इंफिनिटी पर ले जाएंगे तो इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर होगा, और उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर, क्या फार्मूला होता था, V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ठीक है, अच्छा, ये हमने देसी फार्मूला पढ़ा हुआ है। यहां पर अब इस केस में पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, देखिए ये वाला चार्ज तो इन्फिनिटी पर चला गया, बाकी पीछे ये 6 चार्जेस बच गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वो अब इन 6 चार्जेस वाला डिवाइडेड बाय इनका जो डिस्टेंस है वो तो r है, तो ये 6 चार्जेस का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये चार्ज तो आप ले गए इन्फिनिटी पर, तो जाहिर बात है वो आपने फार्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में से अगर हम किसी इन्फिनिटी से किसी बॉडी को किसी चार्ज के करीब लेके आते हैं, वो जिस तरह आप लोगों को याद होगा ये डायग्राम भी आपने पढ़ी थी कि इन्फिनिटी से हम एक चार्ज को लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस वक्त यहाँ पे एक चार्ज की जगह पर कितने चार्जेस हैं, 6 चार्जेस हैं, और एक चार्ज जो आप इन्फिनिटी पर ले गए हुए हैं, तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो 6 चार्जेस वाला होगा। अब देखिए के का फार्मूला क्या होता है, के का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, ये 6q/r अपनी जगह पर, तो बच्चों ये बन जाएगा 6q/4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू r। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया बच्चों चार्ली। ओके, उसके बाद ये आया, सॉरी ये आया आपके पास, देखें पोटेंशियल नहीं उसने पूछा था,
उसने आपसे पूछा है वर्क डन, तो अब W इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी। क्यू आपके पास ये है और जो V निकाला है वो 6Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R है। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 6Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो आपके इस MCQ का आंसर बन गया है डेल्टा। ये अब आप देख लीजिएगा, अगर वो इसी क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता फिर तो चार्ली था, उसने तो आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे वर्क डन पूछा हुआ है, तो वर्क जो है बच्चों वो ये Q² वाला आएगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, अ गोल्ड न्यूक्लियस जिसका रेडियस R है इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल AU79197 टेकिंग एज द एलिमेंट्री चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ एन आइसोलेटेड गोल्ड न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। E का फार्मूला होता है KQ/R²। अब आपको पता है कि जो ये Q है ये चार्ज है, और जो ये AU के नीचे लिखा हुआ है ना 79 और 197, इसमें से ये जो 79 है ये चार्ज नंबर ही तो होता है। तो इस वक्त बेसिकली ये Q, ये जो K है ये वैसे ही रहने देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो चार्ज नंबर होता है वो यहां पर 79 है, इसका मतलब इसमें 79 प्रोटॉन है, हर प्रोटॉन का चार्ज E होता है, 79E डिवाइडेड बाय R² बन गया। तो जब मैं यहां पे इसको K को ओपन कर दूंगा तो ये बन जाएगा 79E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। तो 79E डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R², ये कौन सी ऑप्शन है, ये बच्चों आपके पास ऑप्शन है ब्रावो। उसके बाद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस M एंड चार्ज E इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इन वैक्यूम, इट्स फाइनल स्पीड। जी बच्चों, यहां पर आपको पता है कि जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, क्योंकि वर्क डन जो है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वर्क का फार्मूला था QV और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2mv²। यहां से अगर हम स्पीड निकालना चाहें, ये स्पीड है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 2QV डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू आएगा V²। तो यहां से बच्चों जब V निकलेगा वो √2QV/M निकलेगा। अब Q की जगह पे उसने E बोल दिया हुआ है क्योंकि चार्ज E है, तो 2eV/M बन जाएगा, और मैस को उसने M बोला हुआ है, तो 2eV/M आपके इस MCQ का आंसर है, और योर आंसर इज अल्फा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने ध्यान से समझना है। कहते हैं 4 चार्जेस हैं, उनको अरेंज किया गया है, किस पर अरेंज किया गया है, एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है ABCD, और जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा दिया गया है। द फोर्स ऑन अ चार्ज केप्ट एट द सेंटर O, कहते हैं अगर एक चार्ज हम यहां पे सेंटर O पे लाके रख दें, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी। अब ऐसे ब्यूटीफुल MCQs वैसे तो हमने लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में किए हुए हैं, मगर कोई मसला नहीं है। आप क्या काम करें, आप इस सेंटर O के ऊपर एक टेस्ट चार्ज ला के रख देते हैं। ओके, हमने ये टेस्ट चार्ज लाकर इसके ये सेंटर पर रख दिया। अब रिजल्टेंट फोर्स, अब आप देखें अगर थोड़ा गौर से, इस वक्त इस चार्ज को ये -2Q क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इधर से इसको मिलेगी अट्रैक्शन, जबकि ये वाला 2Q इसको क्या करेगा, यहां से करेगा रिपेल करेगा इसको। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आप देखें गौर से, ये वाला जो चार्ज है ये वाला, ये इसको क्या कर रहा है, यहां से ये इसको रिपेल करेगा। क्या ख्याल, इनके दरमियान में क्या होगी, रिपल्शन। इधर से अगर मैं यहां पर गौर से देखता हूं तो इनके दरमियान में भी रिपल्शन होनी है, यानी कि इनके दरमियान में है बच्चों क्या, रिपल्शन। इधर से इसने इसको रिपेल किया, इधर से इसने इसको क्या किया, रिपेल किया। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A पॉइंट, ठीक है, एंड C इज 0। बच्चों A और C की रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है और ऑपोजिट है, वो तो होगी 0। एंड द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू B एंड D, अब जो B और D की रिजल्टेंट फोर्स है, आप अगर गौर से देखें, वो फोर्स ओवरऑल इस डायरेक्शन में लग रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू B एंड D इज टुवर्ड्स D अलोंग द डायगोनल BD, और आपको पता है ये डायगोनल होता है। तो देखें जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो अलोंग द डायगोनल BD नहीं लग रही, तो आपकी इस MCQ का आंसर बन गया चार्ली। इसके बाद क्या कहता है, कहता है सपोज दैट अ रीजन ऑफ स्पेस हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है बच्चों, पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। ओके, तो अब देखें ए और बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कि एक तो मैं ये बात कहूंगा कि ए और बी क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो इक्वल, मगर इनका पोटेंशियल सी से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है ए और बी का इक्वल तो है मगर ए और बी का सी से क्या है, ज्यादा है। तो उसने कहा है आप करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। तो देखें तीनों का इक्वल है, ये तो है नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है, ये भी, और ए का सी से बिल्कुल भी छोटा नहीं है। तो इसका मतलब आप देख लें, अगर ये चीज को हम देखें तो ये चीज इस पहली इक्वेशन पहले ऑप्शन में पूरा उतर रही है। व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द सॉप बबल, बच्चों आप किसी सॉप बबल के ऊपर चार्ज रख देंगे तो आपको पता है वो चार्ज जो है रिपल्शन की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब वो रिपेल करेंगे तो ओवरऑल जो इसका रेडियस है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है ड्रॉपलेट का, सॉप बबल का। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी। कहता है द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज गिवन इन द फिगर शोन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द फिगर शोन इज मैक्सिमम। देखें पहली बात, ई जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के ऊपर, ऐसे ही है। तो इससे मतलब ये देखें ये वी है ये आर है, इसका मतलब है वी आर ग्राफ की जो स्लोप होगी, ये स्लोप बेसिकली आपको क्या देती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देती है। अब उसने बोला है कि बताएं जी किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी किस पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम होगी। अभी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बहुत डिटेल में ये बातें पढ़ी हुई हैं कि स्लोप जो होती है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, किस पॉइंट पर मिनिमम होती है, ये आप लोगों ने बड़ी डिटेल में बातें पढ़ी हुई हैं। खैर हम यहां पर क्या काम करने जा रहे हैं, हम लोगों ने स्लोप फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप थोड़ा गौर से देखें, इस पॉइंट पर जो स्लोप होगी, इस पॉइंट पर भी देख लें। चाहिए पॉइंट तो उसने ऑप्शन में मेंशन ही नहीं किया इसलिए इसको नहीं देखेंगे। ए पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ऐसे, ये बी पर ऐसे, फिर सी पर, फिर डी पर। तो सबसे ज्यादा जो है वो आप देख रहे हैं, ये तो एंगल वैसे जीरो बनना है, ये भी तकरीबन जीरो बन जाना है, ये भी जीरो बन जाना है, ये टेंजेंट जीरो जीरो ही होना है। ये इसका कोई एंगल है जो एक्स एक्सिस से कोई पर्टिकुलर एंगल निकल आएगा इसका मतलब है यहां पर जो टेंजेंट थीटा है, यहां पर पॉइंट बी पर, किस पर, पॉइंट बी पर जो टेंजेंट थीटा होगा इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यानी कि इस पॉइंट पर स्लोप ने क्या आना है, मैक्सिमम आना है। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है पॉइंट बी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये दोनों, और बड़े कमाल किस्म के एमसीक्यूज हैं। देखें कहता है होलो स्फेरिकल शेल है और उसका जो पोटेंशियल है वो v है, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वो v और डिस्टेंस आपको ग्राफ दिया गया, वी आर ग्राफ दिया गया है। कहता है बताएं ये वी आर ग्राफ इनमें से कौन सा सही होगा। पहली बात तो ये कि जो होलो चार्ज्ड स्फीयर होता है ना, होलो चार्ज्ड स्फीयर के अंदर की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, मगर अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये लेक्चर्स में पढ़ा है। इसका मतलब है इनसाइड का जो पोटेंशियल होता है, एक तो और याद रखिएगा वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है और ये कांस्टेंट होता है। और जैसे ही हम आउटसाइड जाते हैं, आउटसाइड वाला जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर से भी हमें पता चलता है कि v का r के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो सफियर के, चार सफियर के अंदर और सरफेस का पोटेंशियल सेम होता है और ये कांस्टेंट होता है और मैक्सिमम भी होता है। और जैसे जैसे हम सरफेस से फिर ये सफियर से दूर जाते जाते हैं, ठीक है, तो दूर जाते जाते हैं तो आपको पता है डिस्टेंस बढ़ता जाता है, आर के बढ़ने से v क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बच्चों एक बात तो डन होगी कि अगर मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट करता हूं तो देखें ये सेंटर है, ये जीरो से यहां तक सपोज करें कहीं पर ये रेडियस है इसका, और ये इस तरह से फिर चलता जा रहा है। अच्छा, अब ये जीरो यानी कि जीरो, आप बेसिकली ये ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ओरिजिन ही होगा ना। अब आप इसमें एक चीज पर गौर से देखें, ये सफियर के सेंटर से लेकर यहां तक पूरे सफियर के अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, और वो पोटेंशियल वही है जो सरफेस वाला है। अच्छा, सरफेस यहां पर जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो आर के बराबर नहीं होता सरफेस के ऊपर, और सरफेस के बाहर वो डिस्टेंस मजीद जो है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो ये पॉइंट का जो, ये पॉइंट पर बेसिकली जो पोटेंशियल है वो जीरो नहीं है। यहां पे अगर पोटेंशियल है, इसका मतलब ये आर पर कोई ना कोई तो पोटेंशियल है, और इससे पहले भी जो पोटेंशियल है वो जीरो नहीं है, वो कांस्टेंट है।
इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस चीज को, अगर ये मैंने लेक्चर्स में वैसे बताया हुआ है, इस चीज को मैं जरा रिड्यूस कर रहा हूं। देखें पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, ये नहीं मैंने कांस्टेंट पोटेंशियल शो कर दिया। सरफेस के अंदर से लेकर सरफेस तक का ओवरऑल पोटेंशियल कांस्टेंट है यहां तक। उसके बाद आप देखें जैसे आप बाहर जाते जाते हैं ये पोटेंशियल क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। तो आपके इस एमसीक्यू में बच्चों जो ऑप्शन बनेगी वो चार्ली बन जाएगी। इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात की जाए तो सफियर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इनसाइड, और सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के क्यू ओवर आर स्क्वायर होती है। और सरफेस से आउट अगर जाते जाएं तो ई का फार्मूला होता है के क्यू ओवर स्मॉल आर का स्क्वायर। ये बेसिकली स्मॉल आर स्क्वायर नहीं है, ये आर है बाहर का डिस्टेंस जमा रेडियस। तो अब आप देखें मैक्सिमम ये होती है सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अंदर जीरो होती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ग्राफ देखूं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये जीरो, ये आर। तो अब अंदर तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, जीरो, जबकि सरफेस के ऊपर वो क्या हो जाती है यहां पे मैक्सिमम, और उसके बाद वो दोबारा डिक्रीज होती है। तो अगर मैं ए ऑप्शन में यहां पे वी की जगह ई लिख दूं तो ये ग्राफ जो होगा ना, ये वाला ग्राफ, ये बेसिकली ई और ई आर के दरमियान का ग्राफ बनेगा फिर। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको एमसीक्यूज बता दिए। इसके बाद अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड चार्ज क्यू स्टोर्स एनर्जी ई इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज डबल्ड। पहली बात बच्चे कहते हैं सर एनर्जी स्टोर्ड के इतने फार्मूलाज हमने पढ़े हैं। देखो एनर्जी का एक फार्मूला पड़ा है 1/2 QV, इसी को जब हम सोल्व करते थे 1/2 CV स्क्वायर भी आता था, फिर Q स्क्वायर ओवर 2C भी आता था। फिर जब हम इसी को, अच्छा इस एनर्जी को मैं U से लिख देता हूं, कई लोगों को वरना दौड़ा पड़ जाता है, ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ बैठते हैं। अच्छा उसके बाद आपने कैपेसिटर की एनर्जी का एक फार्मूला और भी पढ़ा था 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर AD। ये इतने फार्मूला अब आपने पढ़े हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, भाई आपको अकल होनी चाहिए। आप डाटा देखें, डाटा में आप देखें उसने एक सी क्यू और ई की बात की है। तो एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो क्यू स्क्वायर ओवर 2C है बस, जिसके अंदर ये तीनों चीजें आती हैं। अब कहते हैं अगर चार्ज को डबल कर देंगे तो ई का क्यू स्क्वायर के साथ डायरेक्ट चक्कर है, अगर आप क्यू को डबल करेंगे तो ई जो है वो पहले से 4 गुना बढ़ जाएगी, तो जो न्यू ई आएगी वो 4E आ जाएगी। सो योर आंसर इज डेल्टा। उसके बाद कहते हैं कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दोनों चार्जेस हैं, Q1 जो है वो कहता है 1 कूलम का और Q2 पता नहीं कितना है, कहता है 2 न्यूटन फोर्स है, डिस्टेंस उनके दरमियान में 3। ये बताओ Q2 कितना होगा। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर अब मैं इस फार्मूले में F की वैल्यू पुट कर देता हूं 2 है, K की जगह पर 9 ज़रा 10 की पावर 9 पुट कर देता हूं। अगर आप Q1 की बात करें तो वो 1 है और Q2 आपने मालूम करना है, और जो डिस्टेंस आपके पास है वो 3 है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 9 इस 9 से कट जाएगा, ये 10⁻⁹ उधर जाके 10⁻⁻⁹ हो जाएगा, और आपके पास जो Q2 है उसका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁹ कूलम। तो आपके इस MCQ का आंसर बच्चों बन जाएगा ब्रावो, 2 × 10⁻⁹ कूलम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज, ये अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQ स्टार्ट हो गए हैं। ये भी अच्छे MCQ हैं, इनको जरा गौर से समझ लेना। कहता है कि ना when a wire is stretched and its radius becomes r/2, कहता है आपने वायर को स्ट्रेच किया और रेडियस r/2 हो गया। पहली बात आपको पता है रेजिस्टेंस का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, और एरिया होता है आर स्क्वायर, और रेडियस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। पहली बात तो एक बात याद रखें बच्चों, 2 नंबर चीज जो बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, मैं आपको बड़ी पते की बात बताने लगा हूं। जब रेडियस डिक्रीज करता है तो आपको पता है रेजिस्टेंस ने इंक्रीज ही करना है, इसका मतलब रेजिस्टेंस का आंसर बटे में कभी भी नहीं आना, तो ये तो डेल्टा ऑप्शन तो बन ही नहीं सकती थी। अच्छा उसके बाद अब आप देखें, जब आप स्ट्रेच करके रेडियस को हाफ करते हैं, अच्छा अक्सर बच्चे समझते हैं कि पता नहीं बस यहां पे हम r की जगह पे r/2 पुट कर दें तो वो r²/4 बनेगा तो रेजिस्टेंस 4 गुना बन जाएगी, ऐसा नहीं है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेच करने से बच्चों याद रखिएगा उसका रेडियस तो कम हो रहा है मगर उसकी लेंथ भी तो बढ़ती है ना। तो इसका मैंने आपको क्लास के अंदर शॉर्टकट बताया हुआ है, और वो शॉर्टकट ये है कि आप चुप करके फार्मूला याद रखें, r' इज इक्वल टू n की पावर 4 इंटू r, बस ये फार्मूला ज़हन में रखें। अब n यहां पे वो है जितने टाइम आपने उसको रिड्यूस किया, रेडियस अगर 2 गुना रिड्यूस हुआ है तो 2 की पावर 4 इंटू r, तो आपका आंसर बच्चों आ जाएगा 16r।
इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है आप लोगों के पास वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया गया है फॉर अ कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, जैसा कि आपको दिखाया गया है। तो T1 और T2 के दरमियान में क्या रिलेशन है? पहली बात तो ये T1 है ना, ये T2 है। ग्राफ देखें, VI ग्राफ है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ जो होगी ये बराबर होगी V/I, और आपका आंसर आएगा रेजिस्टेंस। ये आपको रेजिस्टेंस देती है। तो इसका मतलब है इस वक्त किसकी स्लोप ज्यादा है? इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज्यादा है, क्योंकि स्लोप उसकी ज्यादा होगी जिसका एंगल ज्यादा होगा। तो इसका एंगल जो है इस वक्त θ1 θ2 से बड़ा है। तो इसका मतलब है जो स्लोप है वो 1 वाले की क्या होगी? स्लोप ऑफ 2 से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। और स्लोप यहां पे रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस R1 जो है वो R2 से बड़ी आएगी। तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसका मतलब है T1 T2 से ग्रेटर होगा। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है ब्रावो, सिंपल। नेक्स्ट कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल, ये वायर जो भी है, अच्छा उसकी है जी 4.2 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया 0.004 डिग्री सेल्सियस। इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी होगी? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आर टी इज इक्वल टू आर नोड 1 प्लस एल्फा। ये आप लोगों को अगर याद हो, अल्फा टी आप लोगों ने पढ़ा था ये, और टी यहां पे बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो बच्चों बस अब ये वाला फार्मूला जिस बच्चे को आता है उसकी जिंदगी में तो वैसे ही सुकून है। अब अगर आप गौर से देखें, इस वक्त आर टी है 100 डिग्री वाला, ये आपको दिया हुआ है उसने 100 कितनी दी हुई है, बल्कि 4.2 ओम दी है ना। तो ये आर टी की जगह पे मैंने लिख दिया बच्चों 4.2 ओम इज इक्वल टू आर नोट मैंने मालूम करना है, 0 डिग्री वाली मैंने मालूम करनी है। ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 1 प्लस एल्फा जो है उसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.004, और जो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है यहां पर वो एक है 0, दूसरा है 100, तो 100 माइनस 0 आएगा। लो जी 100 माइनस 0, ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। अब देखिए 4.2 इज इक्वल टू कितना आया? आर नोड, और साथ में आ गया 1 प्लस ये 0, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 1.4, तो आर नोड बराबर आ गया 4.2 डिवाइडेड बाय 1.4। अब जब भी ऊपर और नीचे दो चीजें दोनों इशारिये में होना, तो आपको पता है इसका 2 नंबर तरीका मैंने आपको बताया भाई। देखो ये 42/10 लिखा जा सकता है, ये 14/10 लिखा जा सकता है। तो ये वैसे ही आप उसको जो है ना इशारिये को वैसे ही क्या कर दो, उड़ा दो दोनों में, तो आप लोगों के पास बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा 42/14, और 42/14 जो वो 3 ओम होता है। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है बच्चों 3 ओम। नेक्स्ट एमसीक्यू, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैव फिलामेंट्स ऑफ द सेम लेंथ। कहते हैं 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, टंगस्टन फिलामेंट है उनका और उनकी लेंथ सेम है। इफ वन ऑफ द गिव्स 60 वाट एंड अदर 100 वाट, कहता है एक 60 वाट का एक 100 वाट का है, अच्छा, और टंगस्टन फिलामेंट उनकी लेंथ सेम है। देन 60 वाट बल्ब हैज थिकर फिलामेंट, कौन सा ऐसा बल्ब है जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी, थिकनेस कम होगी? अब इसमें आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, दिमाग चलाएं। देखिए पावर का जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है V²/R, यहां से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि पावर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। और मैं ये भी कह सकता हूं A/ρL भी तो इसको लिख सकता हूं। अब लेंथ अगर सेम होगी तो क्लियरली नजर आ रहा है कि पावर का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी उसके फिलामेंट का एरिया भी ज्यादा होगा और वो ज्यादा थिकर होगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा बच्चों चार्ली। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहता है एक इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज आपको दे दिया गया है, वो मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दे दिया गया है, वो मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसका रेडियस इतना है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप लोगों को दे दी गई इतने रेवोल्यूशन पर सेकंड। कहता है बताएं उस सर्कल में उस इलेक्ट्रॉन का करंट कितना होगा। अब आप लोग सिंपली क्या करें, देखें करंट का फार्मूला होता है Q/T, और ये 1/T आपको पता है, ये अगर हम इसको टाइम पीरियड की फॉर्म में लें तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी भी बन जाएगा। तो करंट का फार्मूला चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी भी होता है। अब चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻⁻19,
फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है 6.8 इंटू 10⁻15, मगर वो रेवोल्यूशन में है तो हम इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई भी तो करवाएंगे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो बच्चों जब आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों का जो आंसर बनता है वो बनेगा, जब इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो ब्रावो आपका आंसर बन जाएगा। जस्ट आपने अब इनको मल्टीप्लाई ही करवाना है, इस तरह से करें। पॉइंट्स वाली चीजों को एक साइड पर लिख लें, 1.6, 6.8 और ये मतलब ये पावर्स के बगैर वाली हैं, तो -19 + 15 जो होगा 10 की पावर -4 बचेगा। इसका मतलब आपके पास 10 की पावर -4 में आंसर आना है। वैसे भी देखें -3 सब में है, इसका मतलब है कि मेन चीज अब आपने ना ये वाली देखनी होती है। अब ये आपके पास कैसे आएगी, देखें आप अब ये 6.8 ही कैसे आएगा। अब इसके लिए ना आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए ये 1.6 है, इसको मैं तकरीबन 3/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, मतलब 3/2 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, एक बात तो डन है। 6.8 को मैं तकरीबन 7 मान लेता हूं, हालांकि ये कम है मगर थोड़ा सा मैंने इसको ज्यादा कंसीडर कर लिया है। ये क्या था, थोड़ा सा था, मैंने इसको थोड़ा सा कम कंसीडर कर लिया। अच्छा, और 2 पाई को मैं तकरीबन 6 कंसीडर कर लेता हूं, 10 की पावर -4 वैसे ही रहने दे। अब ये 2 3 6 हो जाएगा, 7 21, 21 ज़रब 3, आपको पता है जब आप लोग 21 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो आपके पास तकरीबन 63 आता है, यानी ये तकरीबन 63 इंटू 10⁻⁻4 बन रहा है। या इसको मैं 6.3 इंटू 10⁻⁻ क्या लिख सकता हूं, -3 भी लिख सकता हूं। मगर आप देखें मुझे अब 6 के पॉइंट के आगे वाली चीज क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पता, देखिए मैंने इसको थोड़ा कम कंसीडर किया है, इसको थोड़ा ज्यादा कंसीडर किया, इसको भी कम कंसीडर किया, तो ओवरऑल आंसर जो है वो 6.3 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। तो आप लोगों के पास जो बेस्ट ऑप्शन बन गई वो ब्रावो बन गई। ये कैलकुलेटर के बगैर जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको सोल्व करने के लिए थोड़ी सी टेक्निक आपको आनी चाहिए बस। इसके बाद क्या कहता है जी एक बैटरी है, उसकी ईएमएफ है जी 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम की, उसको कनेक्ट कर दिया गया एक वेरिएबल रजिस्टर आर के साथ। द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर डिलीवर्ड टू बी मैक्सिमम, पावर डिलीवर्ड उस वक्त मैक्सिमम होगी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बच्चों बन जाएगा 0.5 ओम। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू, कहता है द रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 बल्ब्स ऑफ द सेम वोल्टेजेस आर इन रेशो ये, ऑन कनेक्टिंग देम इन पैरेलल द पावर कंजम्पशन विल बी इन द रेशो। पैरेलल में वोल्टेज वैसी बच्चों वोल्टेज सेम है, इसका मतलब है बल्ब लगे ही पैरेलल में हुए हैं, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है, वोल्टेज सेम है। और उसके बाद कहता है जी उनकी जो रेशो है ना, रेजिस्टेंस रेशो, वो इतनी है, पैरेलल में लगे हैं, इसका मतलब पैरेलल में वोल्टेज ही सेम होता है। तो आप लोगों को पहले तो बताएं मुझे पावर का जो फार्मूला है V²/R है, तो यहां से पावर का रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन बन गया, इनवर्स रिलेशन बन गया। तो लो जी P1/P2 किसके बराबर आ जाएगा, R2/R1 के बराबर आ जाएगा। अब R1/R2 1/2 था, तो R2/R1 कितना हो जाएगा बच्चों, वो 2/1 हो जाएगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा सिंपली अल्फा। नेक्स्ट पार्ट, एन इलेक्ट्रिक आयरन विच when hot has a resistance of 80 ohm is used as 200 volt source, calculate the electrical energy consumed in kilowatt hour if it is used for 2 hours। बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का, एनर्जी इन किलोवाट आवर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, मैं इसका फार्मूला लिखता हूं, वैसे तो लेक्चर्स में हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने कंज्यूम होना है वो फार्मूला आप लोगों को पता है, बेसिकली एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, पावर इनटू टाइम, पावर होगी V²/R इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड होनी है उसका आंसर अब हमने कैसे निकालना है, देखिए वोल्टेज है हमारे पास 200, रेजिस्टेंस है हमारे पास 80 और टाइम है हमारे पास बच्चों कितना, 2 आवर्स। मैं 2 आवर में लिख देता हूं, तो मेरे पास जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो आपके पास जो आंसर आ जाना है वो आ जाना है जी 1000 वाट आवर। कितना आ जाना है, 1000 वाट आवर आ जाना है। और 1000 वाट आवर देखो ना, अब ये जरा गौर से देखें, इसका आंसर जो आएगा ना वो वाट में आएगा और ये आवर में है, तो वाट आवर 1000 वाट आवर आंसर आ गया यार आपका, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। और इसी को हम 1 किलोवाट आवर भी पढ़ सकते हैं। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया, ब्रावो ऑप्शन बन गई। इसके बाद बच्चों
नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसमें कहते हैं हीट डिवेलप्ड इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर बाय अ करंट ऑफ आई एम्पेयर फॉर अ टाइम टी। अच्छा, उसने जॉल में नहीं पूछी, कैलोरी में पूछ ली। जॉल्स लॉ आप लोगों को याद होगा, जॉल्स लॉ का जो फार्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला होता है। और जो आप लोगों को फिर कन्वर्जन पता है, जो 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी वो 4.28 जॉल के बराबर होती है। तो अगर हमने इसको कैलोरीज में लिखना है तो मैं चुप करके क्या कर दूंगा, 4.28 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा जो आंसर है वो कैलोरीज में आ जाएगा। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर बच्चों बन गया क्या, चार्ली। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहता है, टू बल्ब्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू टेक टू अ सोर्स टेक 60 वाट ईच। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, कहता है द टोटल पावर कंज्यूम्ड when they are connected in series with the same resistance और same source। पहली बात तो ये कि बच्चों जब आप लोग बल्ब को लगाते हैं ना सीरीज में, कहता है 2 बल्ब्स हैं when connected in parallel to a source take 60 watt each। अच्छा, the total power consumed when they are connected in series with the same source। पैरेलल में जो उसने आपको पावर दे दी है दोनों बल्ब्स की, वो दे दी है P1 भी उसने आपको दे दी है 60 वाट और P2 भी उसने बोल दिया 60 वाट। ठीक है, ये दोनों आपको उसने बोल दिए पैरेलल में। ठीक है, कि उनका जो दोनों बल्ब्स हैं वो 60 वाट अचीव कर रहे हैं। कहते हैं अगर उन्हीं बल्ब्स को आप सीरीज में लगा देंगे तो बच्चों बल्ब्स को जब सीरीज में लगाते हैं तो टोटल पावर या इक्विवेलेंट पावर निकालने का फार्मूला होता है, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, नीचे दोनों को ऐड कर दो। रेजिस्टर्स के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा होता है पावर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, ये याद रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे जस्ट आपने क्या काम करना है, 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 60। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं आपका आंसर कितना आ जाता है, 30 वाट आपका आंसर आ जाता है। सो एमसीक्यू आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू, the masses of the 3 wires of copper are in the ratio 1:3:5। masses उनके 1:3:5 में and their lengths are in the ratio 5:3 मेरा ख्याल है यहां पे 1 आना है। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है, कहते हैं द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वो क्या होता है, रो एल ओवर ए, यही होता है। अच्छा, अब जो यहां पर ये रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया आ गया। अच्छा, हम रेजिस्टेंस को जब फाइंड आउट करते हैं इसका एक फार्मूला और भी बनता है, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी डेंसिटी लेंथ का स्क्वायर ओवर मैस। अब ये फार्मूला बच्चों कैसे बन गया, यहां पर अक्सर बच्चे घरों में बैठे बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये फार्मूला आया कहां से, कि ये जिसमें अपना रेजिस्टिविटी भी आ गई है डेंसिटी भी आ गई है। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें, मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी डेरिवेशन बता देता हूं। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए है ना। अच्छा, अब यहां पर मैं अगर ये काम कर दूं, R इज इक्वल टू रो, मैं ये काम करता हूं एल स्क्वायर ओवर ए एल लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा रो एल स्क्वायर ओवर वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम होता है आपको पता है, वॉल्यूम जो होता है ये बेसिकली मैस ओवर डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऊपर चली जाएगी, रो डेंसिटी एल स्क्वायर ओवर एम। तो ये रेजिस्टेंस का फार्मूला बन गया आपके सामने, ये भी याद रख लें। एक्चुअल में अब ये फार्मूला हमने बनाया ही क्यों है भाई, इसकी वजह क्या थी कि ये फार्मूला हमने बनाया, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें उसने आप लोगों को मैस रेशो दी हुई है और लेंथ रेशो दी है। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला ये है जिसमें मैस और लेंथ आता है, तो हम यहां से कह सकते हैं अब फिर R1 रेशो R2 रेशो R3 किसके बराबर होगी भला, लेंथ रेशो का स्क्वायर आएगा ऊपर, तो मैं लिख दूंगा L1 का स्क्वायर रेशो L2 का स्क्वायर रेशो L3 का स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय, हाँ जी, मैस रेशो, तो मैं लिख दूंगा इधर आ जाएगी m1 की रेशो इसके नीचे, इसकी रेशो m2 के, और इसके नीचे m3 की रेशो। एक्चुअल में हम इसको होल ये नहीं लगाते, हम इसको अलहदा अलहदा लिख देंगे ना, मतलब L1 के नीचे m1 और L2 के नीचे m2 और L3 के नीचे बच्चों m3, क्योंकि R1 के लिए होगा L1 स्क्वायर ओवर m1, R2 के लिए होगा L2 स्क्वायर ओवर m2 और R3 के लिए होगा L3 स्क्वायर ओवर m3। तो अब जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखें जो ये वाली लेंथ रेशियो है, जो मैस लेंथ रेशियो है, ये है 5 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर रेशो 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जो मैस है वो है 135 रेशो। अब इसको आप लोगों ने किस तरीके से कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा देखें। ऊपर आपका आंसर आएगा 25/1, फिर ये आएगा 9/3, फिर ये आएगा 1/5। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 25/3 रेशो 1/5। अब मैं इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये बन जाएगा 125, ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 1। ठीक है ना, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं इनको तो वो जाहिर बात है ये फिर 5 कट जाएगा ना 5 से, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 125 रेशो 15 रेशो 1। तो आपके इस MCQ का जो आंसर है वो बन जाएगा 125 रेशो 15 रेशो 1। तो यहाँ पे 15 आना था बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके MCQ का आंसर बन जाएगा डेल्टा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ कहता है जी 3 सिमिलर लाइट बल्ब्स हैं, उनको आप लोगों ने किस में कनेक्ट किया हुआ है, पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है एक DC वोल्टेज की सप्लाई के साथ। अच्छा, जैसा कि आपको दिखाया गया, कहता है ईच बल्ब है नॉर्मल ब्राइटनेस से और जो एम मीटर है उसकी रीडिंग है। कहता है बताएं अगर एम मीटर की रीडिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर इनमें से एक का फिलामेंट ब्रेक कर जाता है। अच्छा, अगर एक का फिलामेंट लेट्स सपोज ब्रेकअप हो गया उसका, ठीक है, एक का फिलामेंट, तो ओवरऑल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, आपको पता है पैरेलल में लगे थे, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस तो पहले ही ऐड होके कम हो जाती है। तो जब एक रेजिस्टर कम हो जाएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पहले से क्या हो जाएगी, हाँ जी, ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट में पहले से कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी। पैरेलल में नंबर ऑफ रेजिस्टर जितने बढ़ाते जाते हैं रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाती है। तो अगर एक रेजिस्टर निकल गया यहां से, इसका मतलब है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, तो इसका मतलब है कि एम मीटर की जो रीडिंग है वो तो डिक्रीज करनी ही करनी है। तो रीडिंग ऑफ एम मीटर ने क्या कर जाना है, डिक्रीज कर जाना है। और आपको पता है पैरेलल में बल्ब्स को ऐड करने से या रिमूव करने से ब्राइटनेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो आपके इस MCQ का आंसर है बल्ब ब्राइटनेस जो है वो अनचेंज रहेगी, मगर एम मीटर की जो रीडिंग है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो डेल्टा इसका आंसर है। याद रखिएगा, मैंने आपको ये लेक्चर्स में बताया भी हुआ है कि सीरीज में नंबर ऑफ बल्ब्स को ऐड करने से ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाती है, पैरेलल में नंबर ऑफ बल्ब्स को ऐड करने से या रिमूव करने से ब्राइटनेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड ये MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। कहता है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, मूव्स विद द वेलोसिटी V इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड X ऑन इट इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। अच्छा, कहते हैं द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये अक्सर बच्चे जब चार्ज की बात करते हैं तो फौरन अपने दिमाग में ये वाला फार्मूला लगाते हैं कि E V × B वाला मैं फार्मूला लगा के ना फौरन से आंसर निकाल लूँ। भाई पहली बात तो आप देखें ये फार्मूला उस वक्त यूज होता है जब मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसने क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्ड बोल दिया हुआ है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज E है, वो मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ऐसे मूव करता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद एन इलेक्ट्रिक फील्ड X ऑन इट इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर पॉजिटिव और यहां पे क्या है, नेगेटिव है। तो कहता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जाहिर बात है इसने किधर को शिफ्ट होना है, इसने तो फौरन नीचे को शिफ्ट होना है, इसको तो फोर्स नीचे को लगनी है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और वो है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपके इस MCQ का आंसर बन गया नेगेटिव वाई डायरेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट MCQ कहता है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 × 10⁻15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड बना रहा है। अगर उसका रेडियस इतना हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी प्रोड्यूस होगी। हमने करना क्या है,
करंट का जो फॉर्मूला होता है ना, पहले सबसे तो बच्चों हम जो करंट है उसको कैलकुलेट करते हैं। करंट जो होता है वो होता है Q/T। अब हाइड्रोजन एटम का जो चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और जो टाइम है वो आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो यहां पर जो आप लोगों को बेसिकली फ्रीक्वेंसी उसने दी है वो 1/5 इंटू 10⁻15 दी हुई है। जब यहां से आप करंट को कैलकुलेट करते हैं वो आपके पास आता है 8 इंटू 10⁻⁻4 एम्पेयर। कहता है इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अब ऑर्बिट का रेडियस आपको दे दिया गया, कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट कितनी होगी। बच्चों याद रखिएगा B इज इक्वल टू म्यू नोड I/2R होता है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला। अब आप लोगों के पास R की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है, सॉरी I की वैल्यू भी है, म्यू नोड का भी आपको पता है 4 इंटू 10⁻⁻7 होता है। तो जब आप यहां से पुट करके इसको कैलकुलेट करते हैं आपका आंसर 6.28 टेस्ला आता है। कितना आता है? 6.28 टेस्ला। नेक्स्ट, अ साइक्लोट्रॉन इज ऑपरेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतने हर्ट्ज। अच्छा, मैस ऑफ द ड्यूटेरॉन आपको दे दिया गया है इतना, एंड द चार्ज ऑन द ड्यूटेरॉन आपको दे दिया गया ये। कहता है टू एक्सेलरेट द ड्यूटेरॉन्स द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन वो कितनी होनी चाहिए। बच्चों आप लोगों को पता है साइक्लोट्रॉन में जो फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू QB/2πm होता है। क्या होता है? F इज इक्वल टू QB/2πm। तो यहां से अगर मैं B कैलकुलेट करूं तो वो B बराबर आ जाएगा 2πmF/Q। तो मेरा ख्याल है अब आप यहां से B को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर 1.6 टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन वाले मैं आपको पहले भी ऊपर करवा चुका हूं, इसलिए कैलकुलेशन वाले अब आप खुद कर भी सकते हैं, इनमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके बाद कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इट्स फ्रीक्वेंसी। अभी बता के आया हूं बच्चों आपको, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फार्मूला क्या होगा, QB/2πm पड़ा है ना, तो Q यहाँ पे E है तो वो बन जाएगा EB/2πm। तो आपका MCQ का आंसर है बच्चों क्या, EB/2πm चार्ली। 10 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस। If wire makes an angle of 45 degree with the field, the magnitude of the force। बच्चों देखें F is equal to फार्मूला होता है ILB sin थीटा। I जो है वो 2 एम्पेयर है, लेंथ 0.1 है, B 0.23 है, और जो साइन 45 डिग्री होता है वो 1/√2 होता है। तो जब आप इसको यहां से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे तो देखें ये 2 इंटू ये बन जाएगा 2, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 0.1 कितना हो जाना है, या चलो इसको ऐसे 0.023 मैं लिख सकता हूं, ये 0.1 और इसको मिला के, अच्छा बिल्कुल लिख सकता हूं। और साथ में ये जो 2 है ना ये वाला, इसको मैं 2 दफा लिख सकता हूं, √2 और नीचे भी √2 है, ये एक √2 इससे कट गया तो आपका आंसर आएगा 0.023 √2 न्यूटन। तो 0.023 और साथ में √2 न्यूटन, तो आपके MCQ का आंसर बन गया बच्चों अल्फा। कहता है बताएं इनमें से कौन सी ऐसी है जो करेक्ट डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड की। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा सर्कुलर लूप्स बनाती हैं। तो जो फिगर 1 है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बेस्टली रिप्रेजेंट कर रही है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला आपने पढ़ा नहीं हुआ, तो वो सर्कल्स बनाती हैं प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट MCQ क्या कहता है, the diagram shows an electronic current, electric current उसने बोला है in the conductor। अच्छा, shows the electric current in the conductor in magnetic field, what is the direction of the force on the conductor। अब फार्मूला आप लोगों को पता है बच्चों कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स निकालनी है उसका फार्मूला क्या है। करंट आप लोगों को देखें, आप लोगों ने अपने राइट हैंड को क्या करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करना है करंट की डायरेक्शन में, और रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फिंगर्स को स्ट्रेच करें इस डायरेक्शन में, और उन्हीं फिंगर्स को बाद में रोटेट करना है आपने इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में।
तो आप देखिएगा अपने राइट हैंड को जब आप लोग अपनी फिंगर्स को ऊपर करेंगे और उंगलियों को अगर आप लेफ्ट साइड पे मोड़ेंगे तो इजीली मुड़ेंगी, राइट साइड पे मोड़ेंगे तो मुश्किल ही मुड़ेंगी, मगर हमने तो उनको राइट साइड पे मोड़ना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है। तो आपने क्या काम करना है, सारे बच्चे मेरे साथ साथ इसको खुद से ट्राई करें। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लें। उसके बाद आप देखें आपकी उंगलियां आसानी से साउथ की तरफ नहीं घूमेंगी, आप अपने हाथ को उल्टा कर लें। उसके बाद आपने क्या काम करना है, अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करें और अब उल्टा जब हाथ कर लेंगे आप, यानी आपका अंगूठा जो है ना वो अंदर की तरफ होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि इजीली आपकी उंगलियां जो है वो साउथ की तरफ रोटेट करेंगी, तो जो अंगूठा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्या ख्याल है? तो इस तरीके से आप फार्मूला वो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो वही करंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स नीचे को, तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों इनटू द पेज ऑफ द पेपर। ठीक हो गया, तो आपका आंसर बन जाएगा इनटू द प्लेन, डाउनवर्ड लगेगी वो फोर्स आपकी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फोर्स ऑन द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट नंबर ऑफ चार्जेस एन ए एल, तो फार्मूला होगा एन क्यू ए एल वी क्रॉस बी। सिंपल बुक की लाइन है। You are asked to design a solenoid that will give a magnetic field of 0.5 Tesla, yet the current must not exceed 10 ampere. The number of turns वही B is equal to mu node n I। तो जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपने निकालना है, तो वो बराबर आ जाएगा B ओवर म्यू नोड I। तो B आप लोगों को दे दिया गया 0.5, म्यू नोड होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और जो करंट है ये आपको दे दिया गया है 10। तो बच्चों ये बन जाएगा कितना, ये 0.5 वैसे ही अभी रहने दे, नीचे बन जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻�6, क्योंकि -7 और ये -6, और ये जो 1/4 आपको पता है 1/2 जो ये 0.5 जो है, ये 0.5 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 1/2, तो ये बेसिकली बन जाएगा 1/8 पाई इंटू 10⁻⁻6। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 10⁻6/8 पाई बनेगा। ठीक है, तो 10⁻6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 8 पाई, पाई को 3 कंसीडर कर लें, 8 एकम 8 2 16 8 वो पढ़ा नहीं हुआ 24। तो ये देखो अब 100/24 जो होगा वो आपको पता है तकरीबन 3 पॉइंट किसके बन जाएगा, 3.9 के करीब करीब बनेगा कि ज्यादा बनेगा। देख लें इसको एक मिनट, आप देखें कि अगर ये 25 होता तो ये 4 आना था, क्या आना था, 25 होता तो यहां पे क्या आना था, 4 आना था। इसका मतलब ये है कि यहां पे ये 25 तो नहीं है। अब क्योंकि ये तकरीबन 4.1 के करीब करीब बनता है, ठीक है। अब वो तो ऑप्शन यहां पे 4 के करीब, बहुत करीब जो ऑप्शन है वो कौन सी है, अल्फा है। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर अल्फा बन जाएगा। तो टेक्निकली एमसीक्यूज को सॉल्व किया करें, फिर आपकी जिंदगी में सुकून आएगा। लो जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड अब कुछ एमसीक्यूज आने लगे हैं। कहते हैं एक बच्चा है, करंट कैरिंग सोलेनाइड, ये ऑब्जर्वर है, ये करंट कैरिंग सोलेनाइड है, ये कंडक्टिंग लूप इसके पास अप्रोचिंग अ कंडक्टिंग लूप है शोन इन द फिगर। कहता बताओ जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगी वो क्या होगी। हाँ जी, पहली बात, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सोलेनाइड इज एंटी क्लॉकवाइज एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ऑन डिस्प्लेसिंग द वायर, जो कॉइल है उसको अगर हम क्या करें टूवर्ड्स द लूप मूव करवाएं, तो क्या होगा, द करंट इन द लूप विल बी इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन सो एज टू अपोज द अप्रोच ऑफ द सोलेनाइड, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी क्लॉकवाइज। अच्छा, पहली बात तो आप लोग ये देखें कि इस मैग्नेट की, ये मैंने अब आपको वो क्लास में बड़े रूल्स बताए हुए हैं कि जब हम इसको कॉइल के पास लेकर आएंगे तो बेसिकली इसका ये जो चीज है ना, ये नॉर्थ बन जानी है और ये वाली साइड ने क्या बन जाना है, साउथ बन जाना है। अच्छा, अब जब इसको मैग्नेट के इस वायर के पास लेकर आएंगे तो इस वायर में भी इसके लिहाज से साउथ नॉर्थ पोल बनेगा उसको अपोज करने के लिए। तो फिर इस लिहाज से इधर इस साइड से क्या बनेगा, अगर कॉइल की एक साइड नॉर्थ बन गई तो ऑब्वियसली बात दूसरी साइड साउथ बननी है, और ऑब्जर्वर साउथ वाली साइड पर खड़ा है, और साउथ जो होता है आपको पता है ये किसको शो करता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट को शो करता है। क्या ख्याल है? मगर तो कहता है द इंड्यूस्ड करंट एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो बताएं अब जो ऑब्जर्वर ने जो
वो पढ़ा था ना आपने, नॉर्थ होता है वो एंटी क्लॉकवाइज को शो करता है ना, साउथ जो है वो सॉरी क्लॉकवाइज को शो करता है यार। इसका मैं आप लोगों को वो शॉर्टकट बताता होता हूँ, कौन सा भला, NASC नस्सी है, ये नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, साउथ क्लॉकवाइज। तो साउथ है तो ये बंदे के लिहाज से, ऑब्जर्वर के लिहाज से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। इसके बाद कहता है जी एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एज शोन व्हेन द कंडक्टर मूव इन द डायरेक्शन। आपको पता है अगर मैं इस कंडक्टर को L या Q की डायरेक्शन में मूव करवाऊंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो इसमें चेंज नहीं होगा, और इधर को मूव करवाऊंगा तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन में ही रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो कट ही नहीं करेगी। हाँ, अगर मैं M डायरेक्शन में इसको ऊपर नीचे मूव करवाऊंगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कट होगी और EMF इंड्यूस होगी। तो आपका आंसर है डायरेक्शन जो है वो M है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ बच्चों क्या कहता है, कहता है जी एक रिंग है, ये ऐसे पड़ा हुआ है इस कॉइल के ऊपर, कहता है जब आप ये की को क्लोज करेंगे तो बताएं ये रिंग क्या करेगा। आपको पता है बच्चों ये रिंग ने अपवर्ड आउट ऑफ द कोर क्या करना है, जंप करना है। इसकी वो आप लोगों को रीजन पता है, हमने लेंजिस लॉ भी पढ़ा हुआ है, उसको अपोज करने के लिए उसने ऊपर को जंप करना है। इफ द पीक वोल्टेज ऑफ AC इज पॉजिटिव एंड माइनस पीक वोल्टेज इज -V, देन द पीक टू पीक वैल्यू, बच्चों पीक टू पीक वैल्यू दोनों पीक्स का सम होती है, तो बात खत्म, वो 2V नोड आंसर आना है, उसमें माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद कहता है डायग्राम में ये जो रॉड आपको दिखाई गई है ये B है ये A, ठीक है, इसको मूव करवाया गया है, कहता है मूव्ड इन द पॉइंटेड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आपको ये दिखाई गई है। कहता है गैल्वानोमीटर रेजिस्ट अ करंट, दिस इंड्यूस्ड करंट इज ड्यू टू द रीजन, ये इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से। B एंड थीटा बोथ रिमेन सेम बट फ्लक्स एज एरिया चेंजेस या थीटा चेंजेस। तो बच्चों एक बात अब यहां पे सुने देखें, जब आप इसको इधर को लेके जाते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, नहीं वो तो इंक्रीज नहीं होती। क्या थीटा उसका चेंज होता है, नहीं थीटा भी चेंज नहीं होता। अगर आप थोड़ा गौर से देखें बी मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाली आपने अप्लाई की है और जो उसका एंगल है वो कांस्टेंट रहता है, हाँ, मगर जब ये इधर मूव करके इधर आ जाएगा तो मुझे बताओ कि क्या इनका जो इसका जो एरिया है वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो बच्चों फ्लक्स प्रोड्यूस होगा एरिया के चेंज होने की वजह से यहां पे, तो करंट जो है वो एरिया के चेंज होने की वजह से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड या एंगल के चेंज होने से नहीं आ रहा। तो आंसर है ब्रावो। इसके बाद नेक्स्ट MCQ में क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बीटा आंसर है, बुक की लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दी गई है 2 टेस्ला, एरिया आपको दे दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, का मतलब है 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर विद 500 टर्न्स हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। द कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन इतने सेकंड। तो E क्या होगा, E इज इक्वल टू, आप लोगों को फार्मूला पता है बच्चों, N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T है, ठीक है। अब N आपको दे दिया गया 500, डेल्टा फाई होता है B आपको दे दिया गया 2 और एरिया आपको दे दिया गया 10⁻⁻2 और टाइम आपको दे दिया गया 0.1। ये रेजिस्टेंस आपको पता है EMF रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। तो अब देखें ये बनेगा बेसिकली 5 × 2 कितना बनेगा 10, ये बन जाएगा 1000 ज़रब 10⁻⁻2 और ये भी 0.1 ऊपर आएगा 10⁻⁻1 बनेगा। तो आपका आंसर बच्चों 1 वोल्ट ही आ जाएगा, क्योंकि 10⁻³ हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, वो आंसर 1 वोल्ट आ जाएगा। कहता है an area element is placed in a uniform magnetic field such that its plane is perpendicular to the magnetic field, then what is true। अगर उसकी प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है, और फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपके इस MCQ का आंसर बन जाएगा बोथ A एंड B। क्योंकि देखें ना, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि उसमें से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया एलिमेंट को रखा गया और उसकी प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसे है, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही होगा, और फ्लक्स भी क्या होगा, BA cos 0 डिग्री फ्लक्स मैक्सिमम होगा। उसके बाद इन द डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, अब आप देखें जब ये इधर को मूव करता है चार्ज, जब कंडक्टर इधर को मूव करता है, तो आपको पता है राइट हैंड रूल के मुताबिक जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा ऊपर को चला जाता था और नेगेटिव चार्ज वो डाउनवर्ड आ जाता था। ऐसे ही है, पॉजिटिव अपवर्ड शिफ्ट हो जाता था, नेगेटिव डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता था। तो अब जो चार्जेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, अब देखें मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस को ऊपर को लेके जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स उनको अब रोकने की कोशिश करती है। तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है,
ऑन द चार्जेस x फ्रॉम b टू a? नहीं, वो तो देखें आप, अगर गौर से देखा जाए ये a है ये b है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो a टू b लग रही है, b टू a तो नहीं लग रही। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स x फ्रॉम a टू b, इलेक्ट्रिक फोर्स तो नीचे को लग रही है, नहीं ये भी नहीं लग रही। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर x राइट टूवर्ड्स राइट साइड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर x टूवर्ड्स राइट साइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर x टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब देखें, ये तो बात होगी इन द चार्जेस की। अब कंडक्टर में से करंट ऐसे ऊपर को जा रहा है, तो स्ट्रेच योर फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, ठीक है, टूवर्ड्स द करंट एंड रोटेट टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी, आप लोगों को लेंजिस लॉ का अगर आपने टॉपिक पढ़ा, उसमें कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है आपको पता है वो अप्लाइड फोर्स को अपोज करती है वैसे भी। तो जो फोर्स लगेगी वो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो आंसर है बच्चों इसका डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है जी द मैग्नीट्यूड ऑफ, एक मिनट इधर चलते हैं, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल ईएमएफ। भाई मोशनल ईएमएफ की मैग्नीट्यूड क्या होगी? मोशनल ईएमएफ का फार्मूला होता है VDL sin थीटा, मैग्नीट्यूड में प्लस ही आएगा। When a conductor is moved across the magnetic field, induced current is produced which depends upon speed के ऊपर भी, induced EMF के ऊपर भी, resistance के ऊपर भी, all of these. The motional EMF depends upon speed, strength of magnetic field, length, all of these. When a conducting ring is moved in a magnetic field, that the total charge induced on it depends upon. जो चार्ज होता है बच्चों वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप लोगों को याद हो ना, मैंने आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर वो चार्ज वाला पूरा फार्मूला भी बताया था। अब तुम लोगों ने पता नहीं पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ भाई, चार्ज का फार्मूला जो था वो अगर आप लोगों को याद हो तो जस्ट आप लोग वो यहां पे अप्लाई करके आप लोग खुद ही देख लें इसका क्या बनता है। जो चार्ज होगा ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो ईएमएफ डिपेंड करती है। जो अकेला चार्ज होता है वो बच्चों डिपेंड करता है जस्ट चेंज इन फ्लक्स के ऊपर। तो इसका आंसर बनेगा डेल्टा। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज ऑफ एसी जनरेटर आपको पता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे 2 पाई ओवर टी आ गया, तो आंसर बन गया ब्रावो। उसके बाद कहता है व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई टू हैव अ डायरेक्शन। इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगी? इलेक्ट्रॉनिक करंट नीचे को है, तो मगर हम फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल करंट से निकालते हैं, तो कन्वेंशनल करंट ऊपर को होगा। तो स्ट्रेच, अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, F जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? L क्रॉस B के ऊपर। L का मतलब होता है करंट की डायरेक्शन में हमेशा। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में लेकर जाएं, ठीक है, और जो अंगूठा होता है आपको पता है वो फोर्स को शो करता है। तो फोर्स अगर लेफ्ट साइड पर लग रही है, इसका मतलब आपकी उंगलियां जो है वो डाउनवर्ड बेंड होनी है, तो फिर ही फोर्स लेफ्ट साइड पर लगनी है। तो इसका आंसर है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ले बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। ये क्वार्टर बेसिकली पार्ट था, ठीक है, ओवरऑल एमडी कैट के सिलेबस का क्वार्टर 3 पार्ट था जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।